Hello students. So today we are going to discuss Bohr's theory of hydrogen atom. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे बोहर थ्योरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन का एटम। किसका? हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है? +e। और इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा होता है, उस पर चार्ज होता है -e। और ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने दिखाया न्यूक्लियस, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है? +e। इसके चारों ये कौन घूम रहे हैं हमारे पास? सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। ये मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन। इसका वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? इसको टेंजेंट शो करके। और ये यहाँ से यहाँ, इसका फिर ये क्या हो जाएगा? रेडियस। क्लियर? क्लियर है? ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस पे +e चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है। ये हमारे न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हमें निकालना है सबसे पहले रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या मीनिंग है इस रेडियस ऑफ ऑर्बिट का? चलो पहले निकाल लेते हैं। आपको पता है ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो 1 + 1 - कौन सा फोर्स लिखेगा? कूलम। कूलम फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 4πε0 r का स्क्वायर। Q1 कितना है? E। Q2 भी कितना है? E। तो क्या हो जाएगा? E² 4πε0 r का स्क्वायर। अगर हम जनरल निकाल लें nth ऑर्बिट के लिए, मतलब यहाँ पे और बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, तो मैंने निकाल दिया nth ऑर्बिट के लिए, इसलिए मैं नीचे क्या लगा दिया? n। अच्छा, ये जो फोर्स है कूलम, यही तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और फोर्स नहीं होता, मतलब ये ऐसा होता है कि कोई और फोर्स किसकी तरह काम करता है? सेंट्रीपिटल की तरह। तो यहाँ पे कूलम फोर्स विल एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो हम क्या कह सकते हैं? mv², क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम फोर्स। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर दिया हमने यहाँ से इसको। क्लियर? अब हमें निकालना है ऑर्बिट का रेडियस। क्लियर? तो कैसे निकालोगे आप ऑर्बिट का रेडियस? आप क्या करो, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन बताई थी मैंने। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी वो? mv r = nh/2π। क्लियर? अब यहाँ से तुम्हें रेडियस निकालना है, और हम क्या चाहते हैं? रेडियस क्वांटम नंबर के टर्म में। मैंने कहा ना, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? तो आप यहाँ से क्या करो? वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो? वेलोसिटी की। n मैं इसलिए लगा रही हूँ nth ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ से vn अपना क्या आएगा? nh/2π आगे m
Rn, यही आएगा। यहाँ से इसको नीचे ले गए तो ये बचेगा। क्लियर। इसको मान लेते हैं आपका इक्वेशन नंबर 1। और ये देखो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे भी सारा n ले लेते हैं, समझ गए, फॉर द nth ऑर्बिट के लिए। इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि इसमें मैं वैल्यू पुट करनी है, तो इसको मान लेती हूँ मैं इक्वेशन 2। यहाँ से हमें इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Vn की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, Vn की। तो लिख दो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या आपको मिलेगा, m, फिर क्या बेटा, Vn का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये एक Rn और एक Rn यहाँ से कट जाएगा। क्लियर। सिर्फ एक Rn यहाँ बचेगा, यहाँ नहीं बचेगा, तो मैं यहाँ नहीं राइट करूँगी। अब Vn का स्क्वायर क्या है, Vn का स्क्वायर बोलो क्या आएगा, n स्क्वायर, h का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, m स्क्वायर, Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल था, e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। जो फैक्टर करता है कर दो, m से m कट जाएगा, Rn से एक Rn कट जाएगा। कटने के बाद आपका रिजल्ट बचेगा Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e का स्क्वायर। ये रिज़ल्ट बच गया। अब इस रिज़ल्ट को ध्यान से देखो, h एप्सिलॉन पाई m e ये सारे कांस्टेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऑर्बिट का रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला ऑर्बिट है तो उसका रेडियस कितना होगा, 1। दूसरा ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तीसरा है तो 9, चौथा है तो 16। समझ आ गई। तो हमारे पास रेडियस कैसे आएंगे, रेशियो में लिखे तो 1:4:9:16 आगे सो ऑन। समझ आ गया। n 1 पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। n 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस। n 3 पुट करोगे तो थर्ड ऑर्बिट का, 4 पुट करोगे तो फोर्थ का। और आपने ये बात याद रखनी है, जो रेडियस होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये 1 मार्क्स में भी इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं प्लॉटिंग बनाऊं किस किस के बीच में बेटा, R और N में, ठीक है। R इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे N बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, R, पर स्क्वायर में दिख रहा है। N की वैल्यू 1 1 2, तो इसकी वैल्यू 4 आई है, तो इसलिए ग्राफ इस तरीके से कुछ आएगा। क्लियर। ओके, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद अब एक ध्यान से बात सुनिए, एक होता है बोहर्स रेडियस। क्या होता है बोहर रेडियस, देखो हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम के केस में हम n को क्या ले लेते हैं, 1, n को क्या ले लेते हैं, 1, तो जो रेडियस होगा वो किसका रेडियस आएगा, इनर मोस्ट ऑर्बिट का। किसका आएगा, इनर मोस्ट ऑर्बिट का। उसी को आप बोलते हैं बोहर रेडियस, और उसको डिनोट करते हैं हम ए नोट से। क्या बोलोगे, द रेडियस ऑफ
द innermost orbit। इनरमोस्ट ऑर्बिट का मीनिंग होता है n इज इक्वल टू 1। किसका? इलेक्ट्रॉन का। किस में? हाइड्रोजन एटम में। जो हाइड्रोजन एटम का सबसे इनरमोस्ट ऑर्बिट होता है उसे आप बोलते हो बोहर रेडियस। क्या बोलते हो उसको? बोहर रेडियस। क्लियर? उसके बाद अभी तुम्हें निकालनी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। मतलब आपका क्या मीनिंग है इसका कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है किस स्पीड से घूम रहा है उससे बात करनी है, उसके बारे में बात करनी है। हमारे पास ये देखो Vn आया था और अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन थर्ड होगी मान लो। सारे रिजल्ट हम ट्राई कर रहे हैं निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस Vn में से अगर Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी विल गेट द रिजल्ट व्हाट? लेट्स सी। तो मैं लिख देती हूँ पुट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट Rn फ्रॉम हेयर। यहाँ से हमें Rn को एलिमिनेट करना है तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। Vn किसके इक्वल है? NH बाय 2πm। Rn की वैल्यू क्या है? Rn की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दिया तुमने। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा Vn। वो Vn बचेगा आपका e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट n। तो Vn इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Vn इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहने का मीनिंग है जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड घटती जाएगी। तो अगर हम प्लॉट बनाए V और N में तो कैसा आएगा, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, यूँ ग्राफ आएगा। बात समझ आ गई? घटता हुआ। क्लियर? तो ये क्या होगी, इसकी वेलोसिटी। क्लियर? रेडियस आता है, ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रेडियस आता है n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो आपकी वेलोसिटी आती है वो 1/n आती है। ओके, अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी किसकी वजह से होगी, यहाँ पे ये मोशन में है तो काइनेटिक, यहाँ से न्यूक्लियस से इसकी यहाँ कुछ पोजीशन है तो पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। क्या हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू है, हमने अभी निकाली है। क्या ये हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट n। क्लियर? तो हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यू विल गेट द रिजल्ट हेयर। या हमारे पास Vn की ये वैल्यू भी थी क्या, NH 2πmRn, ये पुट करेंगे यहाँ।
तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, वी एन का स्केयर बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन से पुट करना है, तो यू विल गेट ये देखो, इसको यहाँ पे पुट करो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से बताओ, वी एन यहाँ से आप पुट करो, ये देखो वी एन का स्केयर चाहिए था ना, यहीं से पुट कर दो। सेंट्रीपिटल फोर्स के कंडीशन लगाई थी आपने, तो वहाँ से पुट कर दो वी एन स्केयर, ये डायरेक्ट पड़ा है, यहाँ से इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। यहाँ से पुट करो वी एन स्केयर, वी एन स्केयर क्या आएगा, ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ से, डिवाइड बाय में एम आर एन का स्केयर। क्लियर। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से आर एन से आर एन काट दो, एक डायरेक्ट मिल गया एम वी स्केयर, ठीक है। इस एम वी स्केयर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। रिपीट करती हूँ मैं तुम्हें, यहाँ से देखो एक बार, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम वी का स्केयर। तो हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, डायरेक्ट एम वी स्केयर की वैल्यू पड़ी है, वो पुट कर दो। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। क्लियर। तो क्या बचेगा, ई स्केयर 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। क्लियर। मैं लिखूँ क्या यहाँ पे, इक्वेशन का हमने अगर नाम दे रखा है तो हाँ दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिट में है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बात याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड में आर होता है। Q1 क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कितना है, ई। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। और यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने माइनस लेके चलना है, ठीक है। क्यों लेके चलना अभी पता लग जाएगा। क्लियर। सबसे पहले काइनेटिक निकालो, फिर क्या निकालो, पोटेंशियल। अब इन दोनों का सम कर दो। टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। काइनेटिक आई ई स्केयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये क्या आई माइनस ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। पुट करो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन माइनस ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। यहाँ क्या बचेगा, ई स्केयर, यहाँ क्या बचेगा -2 ई का स्केयर। तो अल्टीमेटली आंसर ये आ जाएगा। ये हो गया क्लियर। ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशन। अब ये नेगेटिव क्यों आया अभी डिस्कस करेंगे हम। अब ये आर एन, तो ई एन आर एन की वैल्यू निकाली थी, पुट कर दो। यू विल गेट द आंसर -me4। आर एन पीछे निकाला था, पुट डेट आर एन। यू विल गेट आंसर -me4 8 एच का स्केयर एप्सिलॉन का स्केयर एन का स्केयर। अब ध्यान से देखो, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 8 कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। जब ये सब कांस्टेंट आप पुट करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा -13.6 बाय में n का स्केयर।
और यहाँ पे यूनिट जरूर लर्न रखनी है आपने, क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिजल्ट याद रहना चाहिए मेन, इसको छोड़ो, ये 1 नंबर के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो क्या रिजल्ट आया, -13.6 बाई एन का स्क्वायर। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये नेगेटिव साइन क्यों शो कर रहा है? व्हाट डज नेगेटिव साइन सिग्निफाई हेयर? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस प्लस है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दोनों में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। तो इसलिए ये नेगेटिव साइन याद रखना है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। क्लियर? कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, उसको ऑर्बिट में घूमने दे रहा है। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इसमें से। उसके बाद ध्यान से तुम यहाँ से देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, E² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R² Rn। टोटल एनर्जी भी सेम आई पर साइन क्या आया, नेगेटिव। तो तुम्हें ये रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रखने हैं कि जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, पर दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। क्लियर? अब पोटेंशियल देखो क्या है, -E² बाय में 4 और यहाँ पे क्या है, -E² बाय में 8 टोटल में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से -2 ऑफ, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या है, -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी या 2 ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर? 2 ऑफ टोटल एनर्जी। ये रिजल्ट क्लियर हो गए। तीसरी बात निकल गई। अब चौथी बात निकालते हैं हम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सबको पता है क्या होता है, ये अपना ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन जो समय लेता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आपको पता है, ये देखो यहाँ से चला यहीं आ जाए, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जो समय लगा, टाइम पीरियड। यहाँ पे स्पीड है इसकी, यस, vn। तो ये इसकी क्या किया इसने, सर्कमफ्रेंस कवर की। तो टाइम क्या होगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूरी कर रहा है, तो क्या लिख दूँ मैं, 2 पाई Rn। स्पीड कितनी है, nth ऑर्बिट जनरल के लिए vn। यहाँ से आपको Rn की वैल्यू भी निकाल रखी है हमने, क्या आई थी वो, n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई me का स्क्वायर। vn भी निकाल रखा है, दोनों को पुट कर देना और यू विल गेट द आंसर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ n³ me4। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब। मतलब क्लियर? और फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड की उल्टी, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बताओ, me का 4, आगे ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर h का क्यूब n का क्यूब। क्लियर? तो ये हमारे थे बोहर एटम की थ्योरी से हमने ऑर्बिट के रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाली, टाइम पीरियड निकाला, टोटल एनर्जी निकाली। क्लियर? तो ये इतना हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की जो सेकंड लिमिटेशन थी, वो क्या थी कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। और मैंने तुम्हें क्या कहा था उस लिमिटेशन में कि एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे यू विल गेट डिस्क्रीट क्वांटा या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा।
क्लियर। वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, वो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ओनली हाइड्रोजन एटम। बोहर की भी क्या थी, आगे लिमिटेशन थी, पर वो हायर स्टडी में आती है, क्योंकि बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन किया था। आगे फर्दर हायर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एटम्स की जो स्पेक्ट्रा था उसके बारे में वो स्टडी नहीं कर पाया था, वो हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ आज पढ़ेंगे इतना, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोहर का हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये एटम का पार्ट ख़त्म। नेक्स्ट वी विल डू न्यूक्लियाई, इसका जो पार्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।